नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। चलिए बात कर लेते हैं तमाम खबरों की। सीएम योगी मुरादाबाद में आयोजित आर्यवीर महासम्मेलन में शामिल हुए हैं और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर सांस्कृतिक आंदोलन तक में आर्य समाज की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। जब शुद्धिकरण आंदोलन की पुरोधा स्वामी श्रद्धानंद जी की विधर्मियों ने हत्या कर दी थी, तब स्वामी श्रद्धानंद जी की जलाई गई स्वतंत्रता और शुद्धिकरण की ज्वाला ने देश को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीएम ने यह भी कहा कि आज भी व्यक्तिवाद मिटा नहीं, पर पिछले 8 सालों में देश नया रूप ले रहा है। समाज के हित के लिए व्यक्ति नहीं, संगठन और सत्ता भी काम करती है। सरकार हिंदी और संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। सीएम ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से 5 प्रण दिलवाए हैं और उसमें से सांस्कृतिक विरासत का उत्थान भी शामिल है। हमने प्रदेश में मेडिकल की पुस्तकें हिंदी में तैयार की हैं। अगले साल तक मेडिकल के सभी कोर्स हिंदी में उपलब्ध हो जाएंगे। आजादी के आंदोलन के साथ नेतृत्व देने के लिए उस कालखंड में खड़ा करने में आर्य समाज ने बड़ी भूमिका का, सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। लेकिन जो कुछ विसंगतियां थीं, उनका परिमार्जन करने के लिए जब स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने शुद्ध के आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य किया और शुद्ध के अभियान के विरोधी कुछ विधर्मियों ने जब उनकी निर्मम हत्या कर दी, तब नारायण स्वामी जी ने इस आर्य वीर दल का गठन किया था, इस आर्य धर्म को बचाने के लिए। उससे पहले भी आर्य समाज के अनेक ऐसे पुरोधाओं को विधर्मियों के उन षड्यंत्रों का शिकार बनने के लिए मजबूर होना पड़ा था। स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुद्ध के जिस यज्ञ को आगे बढ़ाया था, शुद्ध का यह यज्ञ जब आजादी के आंदोलन के साथ जुड़ता है तो अनेक क्रांतिकारी आजादी के आंदोलन के वाहक बन गए और देखते ही देखते 15 अगस्त 1947 को विधर्मियों को और ब्रिटिशर को इस देश को स्वतंत्र करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा था। और लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इस दौरान सीएम योगी ने डाक विभाग का शुक्रिया भी किया है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, वो सुन लेते हैं। हम सब जानते हैं कि डाक टिकटों का संग्रह एक समय लोगों का एक शौक हुआ करता था। डाक सेवाओं के बगैर जीवन अधूरा समझा जाता था और कोई व्यक्ति और कोई परिवार ऐसा नहीं था जो किसी न किसी रूप में डाक सेवाओं के साथ न जुड़ा रहा हो। जब साधन नहीं थे, आवागमन के भी साधन सीमित थे, दूर संचार की सेवाएं नहीं थी या ना के बराबर थी, बहुत कम थी, केवल लैंडलाइन टेलीफोन कहीं कहीं दिखता था। उन स्थितियों में समग्र विकास के जीवन से जुड़ी हुई तमाम चीजों का केंद्र बिंदु पोस्ट ऑफिस हुआ करता था। सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम रहा हो या फिर पैसे भेजने का माध्यम मनी ऑर्डर के माध्यम से रहा हो या फिर छोटी पूंजी को जमा करने के लिए एक सामान्य परिवारों के लिए वे केंद्र वो हुआ करता था। लेकिन अपनी इन रचनात्मक गतिविधियों के साथ
डाक टिकटों के संग्रह को एक समय काफी रुचि का क्षेत्र बना दिया था डाक सेवाओं ने, और डाक विभाग ने उसके माध्यम से पूरे वर्तमान को समेटते हुए अतीत को जोड़ने का एक बेहतर प्रयास भी किया था। आज हम सब यहां पर जुड़े हैं। हमने यहां पर देखा है कि जो 300 प्रकार की अधिक फ्रेम्स यहां लगे हुए हैं, जब हम लोगों ने एग्जीबिशन का यहां पर अभी उद्घाटन किया है, आजादी के बाद से लेकर के और लगातार अब तक अलग अलग समय में कौन से डाक टिकट और स्पेशल कवर जारी हुए हैं, उन सबको हमें देखने का अवसर प्राप्त हुआ। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि यहां पर हमें भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के कालखंड के दौरान राम वन गमन पथ उत्तर प्रदेश के वे प्रमुख 14 क्षेत्रों को भी इस स्पेशल कवर के माध्यम से देखने का एक अवसर प्राप्त होगा। यानी यह एक कलेक्शन तो है ही, अतीत को जोड़ने के साथ ज्ञानवर्धन और मनोरंजन दोनों का एक माध्यम भी इसके माध्यम से बन रहा है। और वहीं यूपी में मदरसा सर्वे प्रक्रिया और तेज हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक के सर्वे में 6,502 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की पहचान की जा चुकी है और इनमें से 5,200 मदरसों का सर्वे भी हो चुका है। मुरादाबाद में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे सबसे ज्यादा मिले हैं। दूसरे नंबर पर बिजनौर है, तीसरे पर बस्ती और गोंडा में 281, देवरिया में 270 गैर मान्यता मदरसे ये चिन्हित किए गए हैं। सहारनपुर में 258, शामली में 244 इनकी संख्या है। मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो 222 है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की यह पहचान हुई है। फिलहाल यूपी सरकार ने मदरसों के सर्वे को पूरा करने की मियाद जो है वो 15 अक्टूबर बढ़ाकर इसको 15 नवंबर तक कर दिया है। और मामले में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी का भी स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि सर्वे वैध और अवैध के लिए नहीं बल्कि युवाओं की शिक्षा को बेहतर करने के लिए किया जा रहा है और इस सर्वे में कोई कार्रवाई नहीं की जानी है। उत्तर प्रदेश में मदरसे का सर्वे जारी है। तारीख भी आगे बढ़ा दी गई सरकार की तरफ से, लेकिन ऐसे मदरसे सामने आए हैं, बड़ी संख्या सामने आई है जो मान्यता प्राप्त नहीं थे। हमारे साथ दानिश आजाद अंसारी जी हैं जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। एक बड़ी संख्या निकल कर आई है जिनकी मान्यता नहीं थी। अब आगे की क्या प्रक्रिया है? देखिए, अभी सर्वे की रिपोर्ट आ रही है, अभी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद सरकार कोई भी सार्थक कदम में दिशा में आगे बढ़ाएगी। निश्चित तौर पर इस सर्वे के माध्यम से हम अपने मदरसों के बेहतरी के लिए, उनके तरक्की के लिए और हमारे जो नौजवान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने के लिए काम कर रहे हैं। योगी सरकार लगातार सकारात्मक दिशा में, सकारात्मक मन से अल्पसंख्यक समाज की तरक्की के लिए, उनके बेहतर उन्नति के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी संख्या निकल कर आई जिनकी मान्यता नहीं थी, खासकर पश्चिम यूपी की। मदरसे का जो सर्वे है ये जो पूरा हो जाएगा, इसके बाद सरकार की तरफ से क्या मदद होगी? क्या इनको मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, इनकी मान्यताएं की जाएंगी, इनको एडिट किया जाएगा? क्या आगे का स्टेप क्या होगा? सबसे पहले तो सर्वे रिपोर्ट आने के बाद उस पर हम बैठक करेंगे, फिर किसी भी दिशा में आगे बढ़ेंगे। सर्वे की रिपोर्ट आने से पहले हम किसी भी बात पे, किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं। हमारा हर कदम सार्थक होगा, सकारात्मक होगा, समाज को तरक्की की तरफ ले जाने वाला होगा और निश्चित तौर पे हम छात्रों, नौजवानों के बेहतर भविष्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, बेहतर रोजगार के लिए योगी सरकार काम कर रही है। इसी मंशे के साथ हम काम करेंगे। लेकिन जो मुस्लिम के कई ऐसे नेता हैं जो लगातार सवाल उठाते हैं इस पर और कहते हैं कि ये सर्वे सिर्फ मुसलमानों के जो इदारे हैं उनको परेशान करने के लिए उनको लिए किया जा रहा है, जबकि और जो अगर दूसरे संस्थान हैं उनका सर्वे भी होना चाहिए। इस तरह से हर संस्थान, हर विभाग अपना सर्वे कराता है। जो भी विपक्ष के नेता ऐसे कह रहे हैं उनके पास जानकारी की कमी है। RTI के माध्यम से वो जानकारी हासिल कर सकते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग भी समय समय पे सर्वे कराता है, स्वास्थ्य विभाग भी कराता है। ये सब कोई जानता है कि सर्वे कराकर अपने डिपार्टमेंट के बेहतर के लिए काम करना, हर डिपार्टमेंट समय समय पर काम करता है। इसका कोई राजनीतिक रूप देना का कोई औचित्य नहीं है। ये हम सब तरक्की के लिए, विकास के लिए कर रहे हैं। हिजाब पर अभी एक फैसला आया है दानिश आजाद साहब। देखिए, दानिश आजाद अंसारी जी हैं, इनका कहना है कि सर्वे जो हो रहा है मदरसों का, खासकर जो भविष्य है बच्चों का, उसकी बेहतरी के लिए किया जा रहा है। सरकार इसमें अनुदान और बाकी चीजें कब जोड़ेगी ये तो फिर भी एक सवाल खड़ा हुआ है। लेकिन ये सर्वे सिर्फ अवैध और वैध के लिए नहीं, सिर्फ एक आंकड़ा जुटाने के लिए है। कैमरा पर्सन शिवन के साथ फखर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ।
और वहीं निकाय चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है और इसी सिलसिले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कानपुर के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बीजेपी क्षेत्रीय कार्यालय में चुनाव निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक भी की है। डिप्टी सीएम ने कहा कि इस बार चुनाव में सभी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे, पीएम और सीएम के कामों को लेकर चुनाव में जाएंगे। बीजेपी को आशीर्वाद भी मिल रहा है। मदरसों की जांच पर ब्रजेश पाठक ने कहा है कि बिना मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच होगी, जरूरत पड़ी तो बुलडोजर चलाने की भी कार्रवाई की जाएगी। मदरसों की जांच का अहम पहलू उनसे मिलने वाली वित्तीय सहायता भी होगी। जो मदरसे गैर कानूनी हैं उन्हें चिन्हित करके उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। स्थानीय निकाय में चुनाव जीतेंगे, उसकी बृहद तैयारी बिंदुवार आज हम लोग तय करेंगे और हर स्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण नीतियों को लेकर के, आदरणीय योगी जी के लाइन ऑर्डर को लेकर के आम जनता बहुत खुश है। गरीब आदमी, आम आदमी अपनी सरकार समझ रहा है और जहां भी मैं जा रहा हूं आपको भी इस बात की सूचना है कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार जनता अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है। उसी अनुक्रम में आज कानपुर महानगर में हम लोग आए। महोबा जिले में कशर व्यापारी से रंगदारी और मौत मामले में 2 साल से फरार चल रहे 1 लाख रुपए के इनामी आईपीएस मणिलाल पटवारी पाटीदार ने लखनऊ कोर्ट में आज सरेंडर कर दिया है। भगोड़े आईपीएस की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की टीम काफी समय से मशक्कत कर रही थी। महोबा के तत्कालीन एसपी रहे मणिलाल पाटीदार के ऊपर चर्चित क्रशर व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी से रंगदारी मांगने और उसकी हत्या के भी आरोप लगे थे। दरअसल क्रशर मंडी कबरई के चर्चित व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी खून से लथपथ अपनी कार में मिले थे और उनके सर पर गोली भी लगी थी। 10 सितंबर को कानपुर में इलाज के दौरान उनकी मौत भी हो गई थी। इंद्रकांत त्रिपाठी ने 6 सितंबर 2020 को एक वीडियो वायरल कर आईपीएस मणिलाल पाटीदार पर व्यापार करने के एवज में 6 लाख रुपए की रंगदारी, रिश्वत मांगने और ना देने पर हत्या करने की धमकी और जान से मारने की धमकी के भी आरोप लगाए थे। और वहीं हरदोई के संभागीय कृषि शोध केंद्र परिसर में 4 दिवसीय किसान मेला और कृषि प्रदर्शनी और कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। आयोजन के पहले दिन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने किसान मेला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है और उप कृषि निदेशक और अन्य अधिकारियों के साथ लगाए गए स्टॉल्स का भी उन्होंने जायजा लिया। गोष्ठी की शुरुआत करते हुए उन्होंने कृषि निदेशक डॉक्टर नंद किशोर ने कृषि विभाग की चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हो, कीटनाशक हो जो इस्तेमाल की जाती हैं, डीएपी यूरिया जो आपकी बात को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तमाम सारे संयंत्र जो मैं देख रहा हूँ जिसमें अनुदान प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा रहा है, आज यहाँ पे लगे हुए हैं जो किसान भाइयों को इसकी क्या आवश्यकता है और इसकी क्या जरूरत है, उसके आधार पर किसान भाइयों को अनुदान सहित उसको उपयोग करने के लिए उसको दिया जा रहा है। और बहुत सारी योजनाएं जो प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में किसान की उपज कैसे बढ़े, कैसे लागत कम हो, कैसे रिकवरी ज्यादा हो और कैसे किसानों की आय दोगुनी हो, इस क्रम में लगातार प्रदेश सरकार अपना काम कर रही है और उत्तर प्रदेश के किसानों को मजबूत करने का काम कर रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारा प्रदेश किसान करीब 70% लोग किसानी करते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश तभी खुशहाल हो सकता है जब प्रदेश का किसान खुशहाल होगा, जब उसके चेहरे पर मुस्कान होगी। और लखनऊ में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के कोर्स निदेशक प्रख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एएस प्रसाद ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया है कि साल 2005 से यूपी ऑर्थोप्लास्टिक सोसाइटी की ये कार्यक्रम हर साल आयोजित करती आ रही है। प्रसाद ने यह भी कहा है कि हमारी सोसाइटी का उद्देश्य यंग डॉक्टर्स को ऑर्थोप्लास्टिक्स में ट्रेनिंग दी जाती है और अभी तक हम लोग लगभग 1000 युवा डॉक्टर्स की ट्रेनिंग दे चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमें ये बताने में खुशी हो रही है कि कोर्स पिछले कई सालों से यूपी एमसीआई जो कि अब नेशनल मेडिकल काउंसलिंग में बदल गया है, जो कि मान्यता प्राप्त है। इस कोर्स की खासियत यह भी है कि इसमें हम नेशनल फैकल्टी के अलावा इंटरनेशनल फैकल्टीज को भी सम्मानित करते हैं।
देखिए, महिलाओं में तो ज़्यादा होता ही है। ये देखा गया है, 2/3 महिलाएं होती, 1/3 पुरुष होते हैं। ये घुटने की जो परेशानी है, जो घुटने की आर्थराइटिस है, अगर आप यूके वाले डॉक्टर से पूछेंगे तो उनको वो बताएंगे वहाँ कूल्हे का प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। यू हैव मोर हिप इश्यूज अपार्ट फ्रॉम नीज। नो वी लॉट्स ऑफ नीज टू या तो बट वी डोंट हैव हिप। हम लोग क्या कूल्हे का कम होता है, घुटने का ही ज़्यादा होता है। और ये पूरे एशिया, मतलब ये साउथ एशिया की प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा। मतलब केवल भारत का नहीं है, जो आसपास के देश हैं उसमें भी ये परेशानी उतनी ही है। तो पर अब क्या हो रहा है, जब हम लोग कहते हैं ना लाइफस्टाइल डिजीज है ये, तो एक तो आनुवंशिक है, इसका मतलब जिसकी फैमिली में है उसमें इन लोग को जल्दी होगा। और दूसरा आपका एक्वायर्ड है जो लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल खराब है तो जो परेशानी आपको 70 साल में होनी है वो 50 साल में दिखने लगेगी। और फूलपुर से पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। अतीक अहमद गुजरात की जेल में बंद है, वहीं दोनों बेटे उत्तर प्रदेश की जेल में बंद हैं। प्रशासन अतीक की कई अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई कर चुका है और इसी क्रम में आज राजधानी लखनऊ में अतीक अहमद की 2 संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया। प्रयागराज के धूमनगंज की पुलिस ने लखनऊ पुलिस के साथ मिलकर यह बड़ी कार्रवाई की है। ये दोनों संपत्ति लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर और विभूति खंड के विजयंत खंड में है, जिसकी कीमत 30 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। प्रयागराज पुलिस ने विभूति खंड पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर संपत्ति को कुर्क किया। अतीक अहमद के खिलाफ यूपी सरकार की ओर से लगातार कार्रवाई चल रही है और पिछले 5.5 सालों में माफिया डॉन की बेनामी संपत्तियों को जब्त करने की लगातार कार्रवाई की गई है और अब तक अतीक अहमद की 954 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक और पूर्वांचल के कई भागों में माफिया डॉन और गुर्कों पर लगातार यह कार्रवाई हो रही है। और वहीं योगी सरकार के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया गया है। गाजियाबाद की तीनों तहसील में किए गए सर्वे में 139 मदरसे गैर मान्यता ये मिले हैं और सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी। जिले में मदरसों के सर्वे के लिए तहसील स्तर पर 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें संबंधित तहसील क्षेत्र के उपजिलाधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल थे। सदर, लोनी और मोदी नगर तहसील में किए गए सर्वे में यह पता चला है कि लोनी में 76 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं और मोदी नगर की अगर बात की जाए तो यहां पर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 5 है। तहसील सदर क्षेत्र में यह संख्या 58 के आसपास है। जिला संख्या कल्याण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में 228 मदरसे मान्यता प्राप्त है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मदरसों के निरीक्षण की बात की गई थी। दस्तावेज चेक करने के बाद उनको गहनता से जांच करने के आदेश दिए गए थे। वहीं अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में अब तक जो यहाँ के नगर अपर मजिस्ट्रेट हैं चंद्रेश कुमार सिंह, उनके द्वारा 139 मदरसे ऐसे पाए गए हैं गाजियाबाद के अंदर जो बगैर दस्तावेज के संचालित किए जा रहे थे। अब 20 तारीख और बढ़ा दी गई है प्रशासन के द्वारा, तो कहीं ना कहीं और दस्तावेज निकलने के बाद और गहनता से जांच की जाएगी और मदरसों पर भी कार्रवाई होना तय है। और साफ तौर पर जाहिर है कि जो वक्त बढ़ा है तो और भी ज़्यादा गहनता से जांच की जाएंगी। और चंद्रेश कुमार का साफ तौर पर यही कहना है कि जो ऐसे मदरसे हैं जो बगैर दस्तावेजों के चल रहे हैं, इसके अलावा जो अवैध जगह पर बनाए गए हैं, अवैध जगह पर संचालित किए जा रहे हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होना तय है। बना रही जनता टीवी के साथ हैदर अली संवाददाता गाजियाबाद। तो चलिए बात अब उत्तराखंड की खबरों की कर लेते हैं। पहली बार देहरादून से दिल्ली रूट पर यात्री इलेक्ट्रिक बसों से आरामदायक सफर कर सकेंगे। उत्तराखंड परिवहन निगम को देहरादून से दिल्ली मार्ग पर चलाने के लिए 5 इलेक्ट्रिक बसें मिल गई हैं। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। जनता टीवी से खास बातचीत में परिवहन मंत्री ने इलेक्ट्रिक बस के संचालन को लेकर खास बात भी साझा की है। उत्तराखंड सरकार की पहले इंटरसिटी बस देहरादून दिल्ली के बीच पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आज से शुरू हो चुकी है। खुद परिवहन मंत्री चंदन राम दास जी ने इसको हरी झंडी दिखाई है। उम्मीद है कि जो ग्रीन स्टेट बनाने की दिशा में पहल है वो काफ़ी फायदेमंद होगी। बस की अगर बात की जाए तो वॉल्वो को टक्कर देती हुई ये इंटरसिटी बस होगी जो दिल्ली देहरादून के बीच चलेगी। और सीधे तौर पर किराए की बात की जाए या अन्य सुविधाओं की बात की जाए वो धीरे धीरे सार्वजनिक होती रहेगी। फिलहाल बस को लेकर क्या तैयारी है परिवहन विभाग की, खुद परिवहन मंत्री चंदन राम दास जी बस में मौजूद हैं और खुद उन्होंने इसको जांचा पर कहा है। मंत्री जी, किस तरह की तैयारी, ग्रीन स्टेट किस तरह से बनेगा और इंटरसिटी बस पायलट प्रोजेक्ट? देखिए, देश के सड़क और परिवहन मंत्री अपने नितिन गडकरी जी ने एक घोषणा की थी कि हम देश में इलेक्ट्रिकल वाहन चलाएं
और इसी परिप्रेक्ष्य में पहाड़ों में भी, उत्तराखंड में भी हमने इसका अभिनव प्रयोग आज से शुरू किया है। 5 बसों को आज हम हरी झंडी दे रहे हैं और देहरादून से दिल्ली के लिए आज हमने इसकी शुरुआत की है। और यदि हम इसमें सक्षम हुए, सफल हुए, और मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से इस बस की कंडीशन है, एसी है बिल्कुल, जिसमें आवाज़ नहीं है, जिसमें पैसेंजर बिल्कुल बढ़िया ढंग से खुश होकर बैठेंगे, अच्छी आमदनी देंगे, तो ये जो हमारा प्रयास होगा, हम जल्दी ही लगभग 150 इलेक्ट्रिकल वाहन हम उत्तराखंड में और शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम सीएनजी को भी प्रमुखता दे रहे हैं और 200 हम सीएनजी के वाहन भी खरीदने जा रहे हैं। मंत्री जी, क्या कुछ लगता है आपको, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है परिवहन विभाग की, और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो घाटे से भी उबारना है, तमाम चीजें हैं, उसको कैसे मैनेज करेंगे? अभी जैसे आपने सभा में भी सुना कि पहली बार उत्तराखंड रोडवेज को 16 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। मतलब हम 16 करोड़ रुपया फायदे में है, जबकि 350 करोड़ के घाटे में थे। हमको उत्तर प्रदेश से मिला, हमारी आमदनी हुई, हमारे यूनियन के लोगों ने हमको सहयोग किया, हमारे ड्राइवर कंडक्टरों ने, कर्मचारियों ने हमको जो लगातार सहयोग किया है, उससे उत्तराखंड रोडवेज आज मजबूत स्थिति में है। और जैसे हमारा जो ये गाड़ियों का जो बेड़ा है वो 900 से 1500 में जाएगा, आने वाले समय में उत्तराखंड रोडवेज एक मजबूत वित्तीय संस्था के रूप में उभर के आएगी। उसके साथ साथ जो हमारा परिवहन विभाग है, परिवहन विभाग की जो मैंने समीक्षा बैठक की, हमारे उत्तराखंड में परिवहन विभाग ने 3 साल के अंदर 35% राजस्व में वृद्धि सरकार को दी है। यानी अब परिवहन विभाग पूरी राजस्व कमाने वाला एक विभाग बन गया है। इसके लिए प्रदेश की जनता को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और मैं अपने परिवहन से जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। ये थे प्रदेश के परिवहन मंत्री चंदन राम दास जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पहले की बात की जाए या मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो उत्तराखंड परिवहन निगम आज की स्थिति में कमाऊ पूत की भूमिका में निकल चुका है। सीधे तौर पर जो पहले घाटे की बात होती थी, अब वो पूरी तरह से प्रॉफिट में आ रहा है। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। और उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में सैनिक दीपावली मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने शिरकत की है। जिलाधिकारी ने मेले का रिबन काटकर शुभारंभ किया। वह जिलाधिकारी ने हरि महाराज और कंडार देवता की देवडोली की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद भी लिया है और दर्शन गोस्वामी गणेश दत्त विद्या मंदिर और साथ ही अल्पाइन के स्कूली जो बच्चे हैं उन्होंने भी मनमोहक रंगारंग कार्यक्रमों में प्रस्तुतियां भी दी हैं। और वहीं जोशीमठ में आयोजित होने वाले महासम्मेलन को लेकर तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं। रविग्राम के जेपी मैदान में 17 अक्टूबर को महासम्मेलन होने वाला है, जिसमें तीनों पीठों के शंकराचार्य के साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों से साधु संत यहां पर पहुंच रहे हैं और इसमें स्वागत समारोह की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। ज्योतिष पीठ जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का उनको ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य बनाने के बाद महासम्मेलन का आयोजन यह किया जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान ज्योति मठ के प्रभारी ब्रह्मचारी मुकुदानंद ने बताया है कि महासम्मेलन के दौरान 3 पीठों के शंकराचार्य के दर्शन करने का पुण्य लाभ क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।